सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, दैट्स इट। बट लिसन तो, Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच से लेकर सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क आर्टिकल 370 पे जजमेंट तक पिछले हफ्ते की बड़ी खबरों पर आपके द्वारा भेजे गए सवालों पर चर्चा करने हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं, हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ। मैं पूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद पूर्वा। और देखिए कि हमारे देखने वालों की फरमाइश पे और उनके ऑर्डर पर, आप सबके ऑर्डर पे हमने फिर से इसका दिन रविवार को, संडे को शिफ्ट कर दिया। हालांकि सच्चाई ये है कि फ्राइडे का दिन हमारे लिए बहुत लंबा होता है। उस दिन मैं अपना कॉलम भी लिखता हूँ, नेशनल इंटरेस्ट, तो कई मल्टीपल चीज़ होती हैं। तो फिर भी क्योंकि आपने कहा संडे को वापस, क्योंकि आप परिवार के साथ देखना चाहते हैं छुट्टी के दिन, तो ठीक है, आपकी जो आपकी फरमाइश सिर आंखों पर। छुट्टी के दिन शेखर, और ये भी बोल रहे थे कि पूरे हफ्ते आपको सीटीसी में देते हैं, वीकेंड पे कुछ नहीं होता है नया देखने के लिए, इसलिए ये भी बात है। अब कम ये मत कहिएगा कि कट तक लेटर भी हम सीटीसी भी फिर संडे को करना शुरू कर दें। हमारे जैसा इंसान तो वर्कहोलिक हम लोग हैं, कर भी सकते हैं, मान भी जाएंगे। हाँ, लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ दिन तो आपको भी हमसे छुट्टी मिलनी चाहिए। चलिए शेखर, इसी बात पे शुरुआत करती हूँ सवालों की। सबसे पहला सवाल आ रहा है ललित शर्मा का। सिक्योरिटी ब्रीच पे सवाल है। बोल रहे, संसद की सुरक्षा ब्रीच के मामले में विपक्ष द्वारा सरकार से प्रश्न करना और सुरक्षा प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह करना समझ आता है, क्योंकि सरकार का उत्तरदायित्व है, पर प्रताप सिम्हा पर कार्रवाई की मांग समझ से परे है। बोल रहे, एमपीज के पास कोई प्रणाली नहीं है बैकग्राउंड चेक कर सके। क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति ने एक सुरक्षा मुद्दे को सेकेंडरी कर दिया, और क्या इस घटनाक्रम के कारण आम नागरिक की पहुंच से संसद और सांसद और दूर हो जाएंगे? आपकी बात, सारी बातें ठीक हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपने बातें जो अंतिम में कही है वो बात है, वो ये कि इससे फिर से आम जनता और पत्रकार भी, क्योंकि अब क्या किया, जैसे ये हुआ, पहली चीज़ पत्रकारों को और दूर कर दिया। जिस गेट से एमपी निकलते या घुसते हैं, उसी से पत्रकार भी अभी तक आते थे, उनका गेट फिर चेंज कर दिया। और फिर जो बाहर कैमरा लेके बैठे होते हैं साउंड बाइट्स के लिए, उनको भी दूर कर दिया। तो ऐसे ही आम जनता को भी मुश्किल होगी। और जो विजिटर गैलरी में आते हैं इस समय, तो उस पर बैन ही कर दिया है, जो कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि विजिटर गैलरी का कोई कसूर नहीं है इसके अंदर। इसी तरह से आपकी बात कि विजय सिम्हा को ब्लेम करना, वो भी गलत है, क्योंकि एमपी को क्या मालूम है। एमपी के पास, हर एमपी के पास, खास करके उसके क्षेत्र से लोग आते हैं। इनमें से भी एक मैसूर के आसपास के ही थे। तो हो या ना हो, हर एमपी आमतौर पे हाँ कर देता है एमपी के पास। आपकी बिल्कुल बात ठीक है, कोई मैकेनिज्म नहीं है जी। लेकिन अपोजिशन जो उसको ब्लेम कर रही है, इस समय हमारी राजनीति ब्रोकन है, टूटी हुई है। वो इतनी कड़वी है कि उसमें सोचना कि कोई अपोजिशन उसका फ़ायदा नहीं उठाएगी, उसकी या ब्लेम नहीं करेगी, ये मैं कहूँगा कि बहुत आइडियलिस्टिक बात है, और ये होने वाला नहीं। अब सोचिए कि अगर यही एमपी बीजेपी का नहीं होके, अगर ये मान लीजिए कि कोई अपोजिशन पार्टी का होता, तो शायद उसके ऊपर अब तक पता नहीं कोई 2-4 केस लग गए होते, या उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें कहनी शुरू हो गई होती कि वहाँ मिला था, उससे मिला था, इसमें कोई सबवर्शन है, इसमें कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन से मिला था, या कोई कॉन्स्पिरेसी है। तो ये देखिए, जब हमारी किसी देश की राजनीति ब्रोकन होती है, और इस हमारे देश के लिए दुनिया की बहुत डेमोक्रेसीज की राजनीति इस समय टूटी हुई है, ब्रोकन है। अमेरिका में आप देख लीजिए, ब्रोकन है। मतलब इतना उनका हाल हो गया कि अभी वो बिल पास नहीं कर पा रहे हैं कि जो यूक्रेन उनका बिल्कुल उनका एक तरह से लड़ाई लड़ रहा है नेटो के लिए रशिया के साथ, यूक्रेन को हथियार नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिकन कांग्रेस उसको क्लियर नहीं कर रही है जी। और ऐसे इजराइल का भी रुका हुआ है। तो ये हर जगह है पॉलिटिक्स में इस समय, बहुत ज़्यादा मतभेद है। हमारे यहाँ हद से ज़्यादा हो गया, जो हमारे यहाँ कभी होता नहीं था। आप देखें, जब वो आतंकवादी हमला हुआ था 2001 में पार्लियामेंट में, तो पहली चीज़ अटल जी ने और सोनिया ने एक दूसरे का हालचाल पूछा था कि आप दोनों ठीक ठाक हैं कि नहीं, क्योंकि ये हमारी नाइस्टीज़ है, जो हमारे राजनीति में कुछ सभ्यता है,
एक सभ्य तरीके से एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं। तो इसके अंदर वो एमपी को ब्लेम करना भी गलत है, लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि वो एमपी अगर अपोजिशन का होता तो उसके ऊपर शायद ज़्यादा कुछ उसको ज़्यादा आघात लगता। बिल्कुल। अगला सवाल आदित्य का है, पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि पूरे तथाकथित कश्मीर ब्लंडर का दोष केवल जवाहरलाल नेहरू पर डाला जा सकता है, जैसे कि संसद में अमित शाह ने मेंशन किया है? ऐसे बहुत से लोग या विशेषज्ञ होंगे जिनसे नेहरू ने इसके संबंध में कंसल्ट किया होगा, या हो सकता है कि परिस्थितियां ऐसी हो कि उस समय इस समय के लिए उन्हें यूएन में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या आप नेहरू के ब्लंडर्स के संबंध में अमित शाह के आकलन से सहमत हैं? देखिए, ये इतिहास है, इतिहास की अलग सबकी रीडिंग अलग होती है, सबका व्यू अलग होता है, और काफ़ी इतिहास की जो रीडिंग है और इतिहास की जो समझ है वो आपकी राजनीति के हिसाब से भी होती है। तो उस समय कश्मीर के ऊपर जो फैसले लिए गए उसमें सरदार पटेल का थोड़ा सा अलग मत था, पूरा अलग मत नहीं था। हालांकि उसके ऊपर भी बहुत डिबेट है, अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, सब ने अलग अलग व्यू लिया है। तो सब पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कोई नहीं होता कि आप बोले कि वो आउट है या नहीं है, नहीं पता तो डीआरएस को पूछ लीजिए, उसमें भी कई बार पूरा फैसला नहीं होता। लेकिन इस बार इसमें वो भी नहीं है, ये बड़ा मूविंग सिचुएशन थी, क्योंकि अब मैं ज़्यादा लंबी कहानी नहीं सुना सकता, लेकिन कश्मीर ने शुरू में फ़ैसला नहीं किया था कि किसके साथ जाना है, अभी वो सोच रहे थे। और भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था कि जब तक हम फैसला ना कर लें कोई कुछ करेगा नहीं। पाकिस्तान ने वो स्टैंड स्टिल को माना नहीं, और अपने जो सेना को पीछे रख के और सेना के लोग मिला के वहाँ पे, जिसको ट्राइबल लोग रेडर्स कहते हैं, उनको हथियार देके उनको भेज दिया। तो उन्होंने ये शुरू किया वहाँ पे लड़ाई का मामला। जब वो हुआ तो कश्मीर के महाराजा ने कहा कि बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बहुत गड़बड़ हो रही है, मेरे से संभल नहीं रहा है। और वो भी वहाँ पे अपनी फ़ौज को छोड़ के श्रीनगर में अपना सामान वामान लेके जम्मू चले गए थे, और फ़ौज भी उनकी कंफ्यूज बैठी थी कि लड़े ना लड़े, क्या करे क्या ना करे। तो ये तो रेडर बिल्कुल श्रीनगर में घुसने वाले थे। तो उस समय सरदार पटेल ने और नेहरू जी ने कहा कि अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आपको पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया। सच्चाई ये है कि उस समय कश्मीर में, हालांकि महाराजा टिटुलर हेड थे, महाराजा थे और वो साइन कर सकते थे, लेकिन राज उनके हाथ में नहीं था। जो सत्ता की कमान थी और जो पॉपुलर सपोर्ट थी, एक तरह से जो सरकार चल भी रही थी वो शेख अब्दुल्ला चला रहे थे। तो शेख अब्दुल्ला को भी साथ लेके चलना ज़रूरी था, क्योंकि देखिए कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था जी। उस टाइम जो पार्टीशन का लॉजिक था वो ये था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान में जाए, खास करके जहाँ बॉर्डर लग रहा है, और हिंदू मेजॉरिटी इंडिया में रहे। तो उसमें ये काउंटर इंट्यूटिव था कि कश्मीर इंडिया के साथ रहे। तो उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नेता थे सारे कश्मीर के भी और कश्मीरी मुस्लिम पॉपुलेशन के भी, शेख अब्दुल्ला, उनको भी साथ लेके चलना था। तो जो आर्टिकल 370 की परिकल्पना की गई उस समय, वो कुछ उनको एकोमोडेट करने के लिए की गई। उसके बाद यूएन जाना या नहीं जाना, जो सीज़ फायर किया, वो ये कहना मैं नहीं मानता। जितनी मैंने मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ी, और मैं बहुत मिलिट्री इतिहास पढ़ता हूँ, सारी किताब, काफ़ी सारी तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी किताबें मैंने 1947-48 के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ी हैं। उनको अगर आप पढ़ें तो ऐसे लगता नहीं है कि 1948 में जब युद्ध विराम हुआ कि किसी भी देश की सेना में उस समय इतना दम या गोला बारूद या एनर्जी थी कि वो जाके कोई और एरिया को फतेह कर सके, ना इंडिया की ना पाकिस्तान की। लेकिन दोनों देशों में ये बात रह गई। अगर पाकिस्तान में भी आप देखें तो कहते हैं अरे बड़ी जल्दी लड़ाई छोड़ दी, हम तो तब रिकवर कर रहे थे एरिया, हम तो पुंछ को कब्जा करने वाले थे, राजौरी को कर लेते, उसके बाद से हम कश्मीर के रास्ते को काट देते, फिर इंडिया क्या करता। तो वहाँ लोग ऐसे सोचते हैं। यहाँ भी ये सोचते हैं कि अरे 6 दिन और होते तो पीओके को हम सारा का सारा कब्जा कर लेते और पाकिस्तानियों के वहाँ से धकेल लेते। तो इसमें डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी उस समय बहुत ज़्यादा थी। अब देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस समय तक दोनों देशों के सेना अध्यक्ष अभी अंग्रेज़ थे। तो अभी हमारे ना पाकिस्तान के ना भारत के, तो दोनों देशों के सेनाध्यक्ष अंग्रेज़ थे और दोनों सेनाएं एक दूसरे से लड़ाई कर रही थी। उसी समय पार्टीशन के दंगे भी हो रहे थे। हिंदू मुसलमान को मारा था, मुसलमान हिंदू को मारा था, सिख मुसलमान को मारा था, मुसलमान सिख को मार रहा था। उस सारी स्थिति में इसको एक यूएन ले जाने का फ़ैसला किया कि सीज़ फायर करने का पहले फ़ैसला किया कि फिर इसको यूएन ले जाएं। अब यूएन ले गए
हो सकता है उस समय जवाहरलाल नेहरू का आइडियलिज्म बहुत ज़्यादा था कि यूएन बनाए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में यहाँ से शांति होगी वगैरह वगैरह, जिस तरह के वो इंसान थे। जी। उसके बाद जैसे इतिहास ने करवट बदली कि कोल्ड वॉर शुरू हुई, तब तो अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, अभी सोवियत ब्लॉक वर्सेस वेस्टर्न ब्लॉक अभी नहीं बना था, लेकिन 2-3 साल के अंदर अंदर वो एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई। कोल्ड वॉर शुरू हुई तो उसके अंदर पाकिस्तान अमेरिका के जो ग्रुप था उसका बहुत जल्दी मेंबर बन गया, जिसको उस समय सीएटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट वगैरह कहते थे। वो एक तरह से एशियन नेटो था। ये नेटो यूरोप के लिए, वो एशियन नेटो की तरह था, बगदाद पैक्ट भी बोलते थे। पाकिस्तान ने फटाफट उसको ज्वाइन किया। पाकिस्तान ने उसको ज्वाइन किया। भारत फिर अपने आइडियलिज्म में, भारत नॉन अलाइन रहा, गुट निरपेक्ष, जो अभी भी मोरलेस गुट निरपेक्ष ही है, तब से ऐसा ही है, जिसको ऑटोनॉमी कहते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तब से रखा। तो फिर भारत यूएन में उसकी वजह से थोड़ा अलग थलग पड़ गया, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में भी 5 में से 4 मेंबर जो थे, जो परमानेंट मेंबर हैं, वो तो वेस्टर्न ब्लॉक के साथ थे। क्योंकि उस समय का जो चीन भी था, हालांकि चीन तो बाद में भी वेस्टर्न ब्लॉक के साथ ही है इंडिया पाकिस्तान के इशू में, लेकिन जो उस समय का चीन था वो चीन था जो आज ताइवान है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो वो सब तो एक तरफ वोट करते थे। तो फिर हमारी निर्भरता बढ़ गई सोवियत यूनियन के वीटो के ऊपर। तो वो अगर आप देखें हाइंडसाइट से, जिसको कहते हैं 6/6 हाइंडसाइट, जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना आँख दिखाने के लिए, तो कहते हैं आपकी डॉक्टर साहब कितनी विजन मेरी सेट की है, तो 6/6। 6/6 का मतलब परफेक्ट। तो अगर हाइंडसाइट हो, पीछे देख सके रियर व्यू मिरर में, और आपकी 6/6 हाइंडसाइट हो, फिर आप बोलेंगे शायद यूएन नहीं जाना चाहिए था। अगर यूएन नहीं जाना चाहिए था तो फिर क्या करना चाहिए था? लड़ाई उसको आगे चलानी चाहिए थी कि नहीं? आप देखें कि हम जब पार्टीशन हुआ और हम जब आज़ाद हुए, हमारे देश की जो एवरेज एज थी वो 27 साल थी। उस समय हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था सब बहुत कमज़ोर थे। आज वो बाय द वे 72 साल है, बिल्कुल उल्टा हो गया है, 27 से 72। लेकिन उस समय हमारे देश बहुत कमज़ोर थे और उस समय के नेताओं के ऊपर बहुत और दबाव थे, खास करके पार्टीशन के राइट्स, दोनों तरफ से पॉपुलेशंस आ रही थी। इंडिया में हिंदू आ रहे थे, पाकिस्तान से हिंदू और सिख कितने ज़्यादा, पाकिस्तान में यहाँ से मुस्लिम जा रहे थे, सबको रिसेटल करना था, सब लोग कैंप्स में थे। हर फैमिली जो आ रही थी अपनी अपनी कोई दुख की कहानी लेके आ रही थी, अपनी ट्रेजेडी लेके आ रही थी। उस समय दोनों देशों को ये भी देखना था कि दंगे और उनके यहाँ ना चले, किसी जितना हो सके उसको रोका जाए। तो उस समय में जाके दोबारा से टाइम मशीन में बैठ के आप वहाँ वापस पहुँच जाएं, फिर आप सोच सकते हैं कि इसके परफेक्ट सॉल्यूशंस ये नहीं होंगे या परफेक्ट मूव्स ये नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि असली स्थिति में उस समय जो लोग बैठे थे उनके मूव्स क्या थे, तो फिर इसको समझना थोड़ा बेहतर होता है। अगला सवाल बाप कामत का हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि आतंकवादी हमले के बाद दुनिया को इजराइल के प्रति सहानुभूति थी, जो उसकी धरती पर हुआ सबसे बुरा हमला था। बोल रहे हैं लेकिन उनके रिस्पॉन्स और 14,000 निर्दोष महिलाओं और बच्चों की क्रूर हत्या को दुनिया 24/7 टीवी पर देख रही है, 24/7। इसकी कोई निंदा क्यों नहीं की जा रही है? इस ब्रूटल रिस्पॉन्स की कोई निंदा क्यों नहीं की गई? क्या फ्यूचर इजरायलियों को इसके लिए कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी? देखिए, पहले मैं इसमें आपको बताता हूँ कि दोनों व्यूज़ क्या हैं। जो इजरायलीज़ का व्यू है, कि देखिए इतना बड़ा हमला हमारे मेनलैंड में हुआ, ये वेस्ट बैंक में नहीं हुआ, ऑक्यूपाइड एरियाज में नहीं हुआ, ये हमारी मेनलैंड में हुआ। इसका मतलब है कि अगर हम 1967 वाली बाउंड्रीज पे भी वापस चले जाएं तो ये हमारा एरिया होगा। उसमें आके हुआ, बिना प्रोवोकेशन के हुआ, 1200 के ऊपर आदमी मारे गए, इतने आप उठा के ले गए वहाँ से, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब थे। इसके बाद अगर हम कुछ ना करते और हम इस तरह का रिएक्शन ना करते तो ना सिर्फ हमारी पोजीशन हमास के आगे कमज़ोर हो जाती या फ़िलिस्तीनियों के आगे, लेकिन हमारी पोजीशन सारे मिडिल ईस्ट में कमज़ोर हो जाती और फिर लगता कि इजराइल के साथ जो चाहे कुछ कर सकता है। और हम छोटे से देश हैं, छोटी सी हमारी ज़मीन है और हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, तो हमको ऐसा रिस्पॉन्स करना ही था। ये इजराइल का एक्सप्लेनेशन है। जो दूसरी साइड का है, फ़िलिस्तीनी साइड का, वो ये है कि भाई आपने इतने हमारे से वायदे किए थे, आपने कहा था 2 स्टेट सोल्यूशन आप मानेंगे, ऑस्लो अकॉर्ड्स हुए थे, लेकिन आप उस वायदे से मुकर गए।
ना सिर्फ आप उस वायदे से मुकरे, लेकिन नेतन्याहू और उनकी सरकार जो उनका कोएलिशन है, अब वो 2 स्टेट सोल्यूशन मानते ही नहीं है। अब वो कहते हैं 1 स्टेट सोल्यूशन। अच्छा, दोनों की तरफ से दोनों की ज़िद है। हमास कहती है कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें लिखा है कि जूस सारे ख़त्म हो जाएंगे, एक दिन सारे के सारे समुद्र में चले जाएंगे और ये सारा हमारा एरिया बन जाएगा। जो नेतन्याहू हैं और जो जूइश कंजर्वेटिव हैं वो कहते हैं कि हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि यहाँ के फ़िलिस्तीनी तो बचेगा ही नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ जूस बचेगी, हमारी प्रॉमिस लैंड है। तो ये स्क्रिप्चर्स में लिखा गया कुछ 1500 साल पहले, 1400 साल पहले या 3000 साल पहले। उसको अगर आप सोचें तो फिर वो स्क्रिप्चर वर्सेस स्क्रिप्चर हो जाता है, तो उसके अंदर रैशनल बहुत कम रह जाता है। और तीसरी चीज़ जो दुनिया के और देश हैं, भारत ने भी अभी वोट किया है कि सीज़ फायर होना चाहिए, वो ये कहते हैं कि देखिए इज़राइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है और इज़राइल वहाँ पे अपने ऑपरेशंस भी कर सकता है जी। पर इस तरह के अनथिंकिंग इंडिस्क्रिमिनेट ऑपरेशंस और बॉम्बिंग जिसमें कि आपको ये नहीं पता लग रहा कि कौन कसूरवार है कौन नहीं है, जाके धाम 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 हर किसी को, हर बिल्डिंग को गिरा दो सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे एक आतंकवादी बैठा हो या उसके नीचे कोई टनल के अंदर 2 आतंकवादी बैठे हों, तो ये अनरीजनेबल है। और इसके लिए, इसकी वजह से आप उनकी जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको पनिश कर रहे हैं। तो ये दुनिया में 3 व्यूज़ इस समय हैं। अगर आप भारत का व्यू देखें तो इस बार जो लेटेस्ट संयुक्त राष्ट्र संघ में जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन आया कि इज़राइल को सीज़ फायर कर देना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन सीज़ फायर, भारत ने उसके पक्ष में वोट किया। पिछली बार करीब 2 हफ्ता पहले भारत ने उसके ऊपर एब्सटेन किया था। फ़र्क 2 हफ्ते पहले में और अब क्या है, फ़र्क ये है कि 2 हफ्ते और हो चुके हैं। तो तब सोचा होगा कि शायद 1 हफ्ता और हो तो ख़त्म हो जाए। अभी भी मैं देख रहा हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, जिनके पास वॉशिंगटन से, वाइट हाउस से खबर मिलती है, लीक होती है, लीक मतलब उनको बताया जाता है, उन्होंने यही कहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब इज़राइल से कह रहा है कि देखिए अब ये साल ख़त्म होने वाला है, 10 दिन और हैं, तब तक जो करना है कर लो, उसके बाद अपनी बॉम्बिंग और ये जो एक्टिविटी है, जो सिविलियन डेथ्स वगैरह है, इसको कम करो। उससे आगे अमेरिका कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो अमेरिका में भी जो 2/3 से ऊपर पॉपुलेशन है वो बिल्कुल इज़राइल की प्रोटेक्शन चाहती है। तो इलेक्शन का साल है जी। कोई भी साइड, चाहे वो डेमोक्रेटिक साइड हो चाहे वो रिपब्लिकन साइड हो, कोई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेडिकल व्यू नहीं ले सकती है। इफ़ एट ऑल जो डेमोक्रेट साइड है उसके, क्योंकि माइनॉरिटी वोट उसको मिलता है, चाहे वो माइनॉरिटी वोट हिंदू का हो, चाहे वो सिख का हो, चाहे वो मुस्लिम का हो, वो उसको मिलता है। हिस्पैनिक, ब्लैक वोट डेमोक्रेट्स को ज़्यादा मिलता है, तो उसमें फिर भी सिंपैथी, सहानुभूति ज़्यादा होगी फ़िलिस्तीनियों के साथ। और उसके बहुत जो उनके रेडिकल कांग्रेस पीपल हैं, एमपीज़ हैं, जो एमपी कहते हैं अमेरिका में, कांग्रेस मेंबर्स, सेनेटर्स, उनकी भी ज़्यादा सिंपैथी होगी। लेकिन अगर ट्रंप के लोग हैं वो तो बिल्कुल ही और अलग सोचेंगे, क्योंकि कम से कम बाइडेन और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नेतन्याहू को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ट्रंप तो वो भी नहीं करेंगे। तो ये सब दुनिया की पेचीदा राजनीति में इस समय मसला अड़ा हुआ है। और उसमें ये सच बात है कि वो लोग जो सफ़र कर रहे हैं अभी, वो गाज़ा के वो लोग हैं जिनका कुछ लेना देना इससे नहीं था, जिन्होंने आके अटैक नहीं किया था। अगर आप कहना चाहें उनका कसूर क्या है, हालांकि कसूर नहीं होता, इलेक्शन होता है, जिसको मर्जी वोट दें, कसूर उनका यही है कि उन्होंने हमास को वोट दिया था। सबने वोट नहीं दिया था, लेकिन हमास वहाँ पे जीती चुनाव में गाज़ा में, और जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो मॉडरेट लोग हैं, वो वहाँ चुनाव हारे। तो इजरायलियों का ये कहना है कि आपने फिर एक्सट्रीम ग्रुप को क्यों इलेक्ट किया था, जो मानता ही नहीं कि इजराइल को बचे रहने का, एग्जिस्ट करने का अधिकार है। तो ये सारी बहुत पेचीदा मामले हैं, ये इसको सुलझाना बहुत मुश्किल है। एक तरीके से 2-3 पीस प्रोसेस हुई है मिडल ईस्ट में। एक हुई थी कैंप डेविड अकॉर्ड्स, जिससे इजिप्ट और इजराइल ने आपस में समझौता किया और एक दूसरे को मान्यता दी। इजिप्ट ने इजराइल को मान्यता दी, और इजराइल ने जो इजिप्ट के एरियाज कब्जा किए हुए थे, खास करके साइनाई डेजर्ट में, बहुत बड़ा साइनाई डेजर्ट है। एक बार मैं वहाँ गाड़ी से गया, जब पहली गल्फ वॉर हो रही थी, तो इलात जो इजराइल का शहर है, वहाँ से साइनाई डेजर्ट में सुबह घुसे थे, और पहुँचते पहुँचते सुएज़ कनाल तक, जिसके बाद डेजर्ट ख़त्म होता है, सुएज़ कनाल आते हैं, फिर आप कैरो की तरफ जाते हैं, तो सुएज़ कनाल तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। इतना बड़ा वो रेगिस्तान है। और ये मैं बात कर रहा हूँ 1991 की, और तब भी देखिए 1973 में लड़ाई हुई थी यom किपुर वार, तब भी वहाँ पे उस समय के जो टैंक थे, कई जो डिस्ट्रॉय हुए थे,
उनके शेल्स अभी तक पड़े हुए थे, कोई इनको उठा के भी नहीं ले गया था। हमारे कोई कबाड़ी होता तो उसके तो चांदी हो जाती है वहाँ पे, तो वो सब पड़े हुए थे। लेकिन इसराइल ने वो सारा एरिया इजिप्ट को वापस कर दिया था उन अकॉर्ड्स के बाद में। जी। उसके बाद में इसराइल और जॉर्डन की पीस हुई थी। फिर इसराइल और फ़िलिस्तीनियों के ओस्लो पीस अकॉर्ड्स हुए थे। वो ओस्लो पीस अकॉर्ड्स में समस्या ये हुई कि जो फ़िलिस्तीनी थे उनकी भी यासिर अराफात के बाद जो लीडरशिप थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, आपस में लड़े भी और उनकी लीडरशिप वीक हो गई जी। और उसी प्रोसेस में वो गाज़ा में हारे, क्योंकि गाज़ा और वेस्ट बैंक में काफ़ी फासला है, आपस में एक साथ मिलते नहीं है। और उसी प्रोसेस में जो इज़राइल की बड़ी पेचीदा राजनीति है, जहाँ सिर्फ कोएलिशन ही बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है और बहुत कॉम्प्लेक्स है कि आपके मिनिमम एक परसेंटेज वोट आए तभी आपको सीटें अलॉट होंगी प्रोपोर्शनेट, अगर आपके पास आधा परसेंट है तो नहीं मिलेगी। अच्छा। उस चक्कर में बहुत अलग अलग पार्टियों को सीटें होती हैं और उनको मिला के कोएलिशन बनाना होता है। आज देखिए इसराइल में जो कोएलिशन बना हुआ है उसमें एक अरब पार्टीज का भी ग्रुप है, क्योंकि 20% आबादी जो इसराइल की है वो अरब है। अच्छा। मोस्टली मुस्लिम है, 20% इसराइल की। ये पैलेस्टीनियन टेरिटरी नहीं है इसराइल में, वो इसराइल के वोटर हैं, वो इसराइल में वोट देते हैं। तो जैसे उनका प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम है तो उनकी 120 मेंबर की कनेसेट है जो उनकी पार्लियामेंट है, उसमें करीब 10 मेंबर के करीब अरब पार्टीज़ के आ जाते हैं, तो अरब लिस्ट कहते हैं, एक और पार्टी है। उनमें देखिए अब इसराइल के अरब नेता हैं, मंसूर अब्बास बड़े जाने माने नेता हैं वहाँ के, तो वो भी उनकी भी पार्टी है। तो ये सब लोग मिलके कोएलिशन बनाते हैं। तो ये ऐसी कोएलिशन है जिसमें बिल्कुल ही कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो बात भी कम रह जाती है, क्योंकि इसमें एक्सट्रीम राइट के भी जूस हैं और इसके अंदर मुस्लिम अरब पार्टीज भी हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी है और जो कंट्रोलिंग पावर है वो एक्सट्रीम राइट के पास है। और नेतान्याहू भी सत्ता में रहने के लिए जो एक्सट्रीम राइट है उसके साथ ही रहते हैं, क्योंकि उनको वो प्रोटेक्शन चाहिए। नेतान्याहू के ऊपर करप्शन के बहुत केसेस चल रहे हैं और जब तक वो प्रधानमंत्री हैं थोड़ी उनको इम्यूनिटी रहती है। जिस दिन प्रधानमंत्री नहीं है उस दिन उनकी मुसीबत और बढ़ जाएगी। तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कोई ना कोई तरीके से अपनी सरकार को बचा के रखें। तो ये सारी पेचीदा बातें हो गई हैं। सबसे बड़ी जो चेंज आई है इसराइल में वो ये है कि जो इसराइल में लिबरल पार्टी थी, इसको लेबर पार्टी बोलते थे, या जो इजरायली लेफ्ट था, और जो इसराइल के फाउंडर्स थे और पहले के नेता थे वो लेफ्ट के थे, लेबर के थे, वो पार्टी ख़त्म हो गई है। वो पार्टी ऐसी ख़त्म हो गई है कि वो खुद भी ख़त्म हो गई, उसकी आइडियोलॉजी भी ख़त्म हो गई है। एक तो अखबार हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं जो उसकी बात करते हैं, लेकिन वो उनका पॉलिटिक्स में कोई अब उनका वर्चस्व नहीं है। अगला सवाल जयदीप दरीपा का है, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं हम बांग्लादेश की राजनीति में अमेरिका के हस्तक्षेप को कैसे समझते हैं। बोल रहे टॉप से लोकतंत्र थोपने की कोशिश कर रहे हैं, इसका अमेरिका भारत संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम आवामी सरकार को हमारे लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं। वो बोल रहे ट्रंप की तरह बाइडेन ने भी गणतंत्र दिवस की भारत यात्रा ड्रॉप कर दी। ये हमें अमेरिका भारत संबंधों की गहराई के बारे में क्या बताता है। क्या संबंध अभी भी स्ट्रेटेजिक से ज़्यादा टैक्टिकल है, या ऐसा ही होता है कि यह अमेरिका में चुनावी वर्ष है और डेमोक्रेट मोदी के साथ सेफली प्ले कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो बांग्लादेश की, ये अमेरिकन जो एस्टैब्लिशमेंट है, खास करके डेमोक्रेटिक पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट है, उसका एक ऑब्सेशन है। वो ऑब्सेशन ये है कि मुस्लिम मुल्कों को डेमोक्रेटाइज करेंगे। तो ओबामा ने पहले ऐसी गलतियां करी थी, उस चक्कर में उन्होंने क्या किया, सीरिया को तोड़ दिया, लीबिया को तोड़ दिया, इराक को लगभग तोड़ दिया जी। तो उसमें यह था कि अब डेमोक्रेसी, आपने अरब स्प्रिंग को इतना सपोर्ट किया, क्या हुआ उसमें, उसके अंदर टूनीसिया में एक आप कहेंगे कि चलिए एक सरकार रह गई, वो भी चली गई। तो जहाँ जहाँ अरब स्प्रिंग हुआ वहाँ क्योंकि इंस्टीट्यूशंस तैयार नहीं थे डेमोक्रेसी को आगे ले जाने के लिए, तो आप डेमोक्रेसी ऊपर से नहीं ला सकते। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, टॉप डाउन नहीं आती है डेमोक्रेसी, बॉटम अप आती है, टॉप डाउन नहीं आती है। तो ये एक अमेरिकन लेफ्ट की ये एक बेवकूफ़ी है। उसी चक्कर में उन्होंने इजिप्ट में इतना तमाशा किया, मोरक्को में होने वाला था, इजिप्ट में हो गया। इजिप्ट में जब चुनाव कराया अरब स्प्रिंग के बाद, तो जो पार्टी आ गई वो आपको पसंद नहीं आई, वो मुस्लिम ब्रदरहुड था। फिर आपने इंतज़ार करी, अच्छा इजिप्ट के लोगों को भी पसंद नहीं आई, क्योंकि इजिप्ट के लोगों को
इतना ज़्यादा डॉक्ट्रिनियर रिस्ट्रिक्शंस या इतना इस्लामाइजेशन पसंद नहीं है। वो मॉडर्न लोग हैं जी और इतने साल वो नासिर के अंडर, फिर सादात के अंडर मॉडर्नाइज किया गया। बाथ पार्टी थी, बाथ पार्टी के बाद वो मॉडर्न थे, तो उनको पसंद नहीं आया, तो वो पब्लिक ओपिनियन भी साथ थी। तो फिर जब एक तरह के नासिराइट या सादाताइट्स कह दें, बेसिकली फ़ौज के जनरल ने फिर से टेक ओवर कर लिया और जो चुने हुए थे उनको हटा दिया, तो फिर आप अब खुश हैं उनके साथ में। तो ये उस सबको सीखने के बाद आप फिर एक 18-19 करोड़ देश का देश, उसको क्यों आप उसमें वही एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? वो एक्सपेरिमेंट आपका सीरिया में फेल हो गया। सीरिया में अब आप देखिए कि सीरिया एक ऐसा देश है जिसकी आबादी कम हो रही है और हेविली कम हो रही है पिछले 5 साल में। क्यों? क्योंकि बहुत लोग मर रहे हैं और लेकिन उससे भी ज़्यादा बहुत लोग छोड़ के जा रहे हैं। जी मतलब मिलियंस ऑफ लोग वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं छोटी पॉपुलेशन के अंदर। लीबिया तो बिल्कुल ही तोड़ दिया आपने जाके गद्दाफी को भी मार दिया। उसको कोई कसूर नहीं था, आपको जितना भी इरिटेट करे, लेकिन आपको उससे क्या मिला? इराक में जाके भी सद्दाम हुसैन को हटाया, इतनी लड़ाई की, इतने लोग मरे, लेकिन आपको क्या मिला? इराक में अब क्या हो रहा है? इराक में भी ईरान का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि सच्चाई तो इराक की ये है कि इराक में मेजॉरिटी शिया लोगों की है, सुन्नी की नहीं है। वहाँ राज सुन्नी लोगों का था, जबकि डिक्टेटरशिप थी सद्दाम हुसैन की, क्योंकि वो सुन्नी थे और उनके साथ जो उनके टिकरीती बोलते हैं, टिकरीत एक जगह है इराक में, काफ़ी लोग वहाँ से आए थे, तो टिकरीती माफिया भी बोलते थे कई लोग। उन सब लोगों ने अपनी बाथ पार्टी को कंट्रोल करके और उसके थ्रू आर्मी और उसके थ्रू अपनी वहाँ पे दादागिरी वाली सरकार बनाई हुई थी जी और इसीलिए उनकी ईरान से लड़ाई हुई इतने साल। लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी शिया है। तो जब चुनाव हुआ वहाँ पे, क्योंकि आपको अमेरिकन को डेमोक्रेसी चाहिए थी, चुनाव हुआ तो शिया सरकार आ गई वहाँ पे। शिया सरकार आ गई तो फिर देखिए क्या हुआ। इसीलिए ऐसे चीज़ों को खोलना नहीं चाहिए, ऐसे पिटारों को, जब तक आप सोच ना लें कि इसका असर क्या होगा। तो सरकार आ गई, सरकार तो अब शिया आ गई, क्योंकि मेजॉरिटी सरकार तो उसी की आएगी ना जिसकी मेजॉरिटी है लोकतंत्र में। शिया लोगों की सरकार आ गई। जो फौज के सारे जनरल थे, बड़े बड़े फौज के जो अफसर थे, स्पेशल फोर्सेस थी सारी, उसके जो ट्रूप्स भी थे, वो सब सुन्नी थे। तो उनको लगा हम तो अलग रह गए, हम अब विक्टिमाइज होंगे, हमें कौन पूछेगा, हमारी पावर चली गई। तो वो सारे के सारे अपने टैंक तोपें लेके आईसिस में चले गए। तभी तो मोसुल में इतना बड़ा आईसिस का जमघट बना। आईसिस के पास इतनी फायर पावर कहाँ से आई? ये इराकी फ़ौज की इलीट सुन्नी यूनिट्स थी, वो चली गई, क्योंकि अब यहाँ पे अब शिया का राज हो गया, पहले हमारा राज था। तो ये सब सोचना चाहिए था उस समय किसी ने वॉर गेमिंग नहीं करी इसकी अमेरिका में। जब ये हो गया तब आप फंस गए। जब आप फंस गए फिर आपने अपनी फौजें भेजी, आईसिस से लड़ाई करी। तो ये सब कुछ सीखने के बाद बांग्लादेश तो फिर भी 2 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़ तक की आबादी के देश थे। लेकिन बांग्लादेश, चलिए इजिप्ट करीब और 5 करोड़ से ऊपर है, 10 के आसपास, लेकिन बांग्लादेश 18 साढ़े 18 करोड़ लोगों का देश है। उसमें से करीब 1.25 करोड़ हिंदू हैं, 15 करोड़ से ऊपर 16 करोड़ के करीब, 15-16 करोड़ के करीब मुस्लिम हैं जी। उसमें आप जाके फिर से ऐसे पंगे क्यों ले रहे हैं? ये बात समझनी बड़ी मुश्किल है और मैं समझता हूँ कि भारत की तरफ से उनको समझाया भी जा रहा होगा, लेकिन वहाँ पे लगता नहीं है कि बाइडेन का सारी फोर्सेस पे कंट्रोल है डेमोक्रेटिक पार्टी में। तो जब मौका मिलता है तो जिसको मौका मिलता है वो अपनी कुछ कहानी लेके चला जाता है। आपने जो बात की वो बहुत ठीक है, क्योंकि भारत के डिफरेंसेस अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस ना सिर्फ बांग्लादेश में पर एक और बात पे है, वो म्यांमार में है। म्यांमार में उदाहरण के लिए जो चिन कुकी रेफ्यूजीज़ वगैरह की समस्या है, अमेरिका रेफ्यूजीज़ के साथ है जी। भारत उनके साथ नहीं है। भारत को लगता है कि इसकी वजह से हमारे यहाँ मणिपुर में प्रॉब्लम हो रही है, कल को मिज़ोरम में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत एरियाज़ हैं जिनके अंदर भारत और अमेरिका के मतभेद हैं। दोनों बड़े देश हैं, दोनों के अपने वर्ल्ड व्यू हैं, तो ये सोचना भी आसान नहीं है कि दोनों की एक ही व्यू रहे हर बात में। अब देखिए, अब ये बात समझने की दुनिया कितनी पेचीदा है। अभी अब देखिए पन्नू अफेयर चल रहा है, निज्जर अफेयर चल रहा है, तो लोग कहते हैं कि देखिए इंडिया तो पार्टनर है अमेरिका का, अमेरिका और इंडिया तो पार्टनर्स हैं, तो अमेरिका ने इंडिया के ऊपर लांछन ऐसे क्यों लगाया? या फिर ये अगर अमेरिकन व्यू से देखें, कह रहे इंडिया तो हमारा पार्टनर है, उन्होंने हमारे यहाँ ऐसे प्लान क्यों किया? सच्चाई ये है कि इसी हफ्ते स्पेन ने 2 अमेरिकन राजनयिक डिप्लोमेट्स को निकाला है, एक्सपेल किया है।
क्यों? क्योंकि वो स्पेनिश इंटेलिजेंस के अंदर अपने घुसपैठ कर रहे थे और वहाँ पे रिश्वत दे के अपने आप सीक्रेट्स निकाल रहे थे। अब स्पेन तो नेटो का मेंबर है जी। और वो तो अमेरिका का एक्चुअली एलाई है, हम तो एलाई नहीं है। स्पेन तो एलाई है, नेटो एलाई है, ट्रीटी बाउंड एलाई है। तो वहाँ पे भी ये देशों के बीच में ऐसी बातें चलती हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं और उनके नेताओं को इसको बैलेंस करना पड़ता है। शेखर, आज का आखिरी सवाल आ रहा है नेहा वर्मा से, हमारी मेंबर है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमें एक विमेन मेंबर से भी सवाल आया है। हमें कई सारे सवाल आते हैं मेल मेंबर से, पर विमेन मेंबर से बहुत कम सवाल आते हैं कई बार। नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके थ्रू मैं और गुजारिश करूँगा हमारी और महिला सुनने वालों से भी कि आप अपने सवाल भेजिए। आपके सवाल को हम सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। बिल्कुल। हमको चाहिए कि महिलाएं भी, देखिए आज चुनाव के अंदर भी महिलाएं ज़्यादा आके वोट दे रही हैं पुरुषों से। हर चीज़ में महिलाएं आगे हैं। अभी बल्कि मैं कुछ गया था, आज विजय दिवस जो होता है वो आर्मी चीफ के घर में एक रिसेप्शन होता है, तो वहाँ पे एक आर्मी जनरल मुझे बता रहे थे कि फ़ौज में अब जो हम महिलाओं की भर्ती कर रहे हैं, तो जो कैडेट्स आते हैं, पहले उनको जो 5 किलोमीटर रेस होती है फ़ौज में, पहले लड़कियां अपनी अलग रेस करती थी, लड़के अलग करते थे। अब उनको एक साथ भगाना शुरू कर दिया है। अच्छा। तो कह रहे उस चक्कर में हुआ क्या कि लड़कों में बहस हो गई कि मुझे लड़कियों के पीछे नहीं रहना है। तो पहले सुस्त होते थे, अब वो भी तेज चलते हैं। फिर लड़कियों में भी बहस हो गई कि हमें भी पीछे नहीं रहना है। तो दोनों के फिजिकल स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो आजकल महिलाएं हर चीज़ में आगे आ रही हैं, सेना में भी आ रही है। तो प्रश्न पूछने में भी आप पीछे नहीं रहिए। बाकी महिलाएं भी जो हमें सुनती हैं, आप नेहा जी से सीखिए और प्लीज़ अपने सवाल हमें भेजिए। हाँ, नेहा जी का सवाल बताइए। चलिए, नेहा जी बोल रही हैं कि उनका सवाल जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों की स्थिति के संबंध में है। बोल रही जोरहाट के पास विस्फोट, मणिपुर में लड़ाई के साथ क्या नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में मुद्दों को हल करने में सरकार की विफलता इन राज्यों में इंसर्जेंसी को जन्म दे रही है। पूछ रही है सरकार भारत के इतने नाजुक या सेंसिटिव क्षेत्र की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। देखिए, कुछ नॉर्थ ईस्ट में समस्याएं तो आई हैं पहले से, हालांकि बहुत बेहतर हुआ था। लेकिन पहले अब एक समय में मेघालय में बहुत गलत तरह के प्रदर्शन हुए थे, लोगों ने हथियार दिखाए थे, हमने उसके बारे में कंटैक्ट किया था, आप उनको दिखा दीजिएगा। फिर मिज़ोरम और असम के बीच में गोलीबारी हो गई थी, लोग मारे गए थे, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट असम मेघालय में चल रहा है, हालांकि थोड़ा सा वो सेटल हो रहा है अभी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो वहाँ पे आई है, वो सबसे बड़ी समस्या मणिपुर में आई है और मणिपुर की समस्या का भी कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। तो जो जोरहाट वगैरह का एरिया है, ये नागालैंड के पास का एरिया है और नागालैंड का भी एक ऐसा एरिया है जो फिर आगे बर्मा के साथ पास पड़ता है और अरुणाचल के 1-2 ज़िलों के पास पड़ता है। तो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। तो वहाँ जो होता है वो कुछ चिंता का विषय होता है, क्योंकि लोग कुछ शैतानी खुराफात करके असम में नागालैंड जा सकते हैं, वहाँ से कहीं से भी अरुणाचल जा सकते हैं और जिसका फिर मौका लगे वो म्यांमार जा सकते हैं। और वो बहुत ही फार फ्लंग एरिया है और बहुत कम पॉपुलेशन वाला एरिया है, जंगल है वहाँ पे, बहुत मुश्किल है वहाँ पे आना जाना भी। तो ये सारी बातें हैं वहाँ पे और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है और आपकी बात सटीक है कि सरकार को नॉर्थ ईस्ट जैसे एरिया से अपनी आंख परे नहीं करनी चाहिए और नॉर्थ ईस्ट में और तरह की आइडेंटिटी की ज़्यादा पॉलिटिक्स पे नहीं खेलनी चाहिए। जैसे कि मणिपुर में अभी हिंदू की और क्रिश्चियन की हो गई है या मेती की और कुकी की हो गई है। ये सब नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। आशा करती हूँ आपको ये भी पसंद आया हो कि अभी एपिसोड एक बार फिर ये शो संडे को दिखाया जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।